गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीनियस पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग यशपाल जी द्वारा रचित कहानी लखनवी अंदाज के विषय में संक्षिप्त सारांश के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस क्लास की पार्ट फर्स्ट में आप लोगों ने लेखक यशपाल जी के जीवन परिचय और उनकी साहित्यिक विशेषताओं के विषय में आप लोगों ने जानकारी प्राप्त की। आज की क्लास में उनके द्वारा रचित कहानी में क्या वर्णित है और क्या दर्शाने का प्रयास किया है, इसके विषय में हम आप लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इस कहानी में लेखक यशपाल जी ने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि आज के तत्कालीन समय में जो सामंती समाज था, उस सामंती वर्ग का पतन हो रहा था, परंतु वह सामंती वर्ग अपने दिखावटी बनावटीपन, अमीरी का दिखावापन के कारण अपनी वास्तविकता से अनभिज्ञ होकर जो अमीरी दिखाने का प्रयास सामंती वर्ग कर रहे थे, उसका चित्रण यशपाल जी ने अपनी लखनवी अंदाज में किया है। इस कहानी का प्रारंभ लेखक यशपाल जी द्वारा किसी जगह की यात्रा करने से होता है और क्या उस यात्रा में उन्होंने देखा, उसका वर्णन करते हुए लेखक ने लिखा। और कहानी का प्रारंभ एक ट्रेन में सफर करने से होता है। कहानी इस प्रकार है। लेखक यशपाल जी नई कहानी सोचने के उद्देश्य से और एकांत में सफर करने के लिए सेकेंड क्लास का टिकट खरीदा। गाड़ी छूट रही थी। लेखक लगभग दौड़ते हुए सेकेंड क्लास के डिब्बे में चढ़े, परंतु उस डिब्बे में उनकी आशा के विपरीत एक सफेद पोश नवाब साहब पालथी मारे हुए बैठे थे। लेखक यशपाल जी अपने मन में एक नई कहानी के विषय में सोचने के लिए सोचा कि कोई ऐसे एकांत समय में मैं बैठ करके एक कहानी के विषय में मैं सोचूंगा और एकांत में सफर करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने सेकेंड क्लास का टिकट खरीदा और गाड़ी छूटने वाली थी। लेखक दौड़ करके लगभग सेकेंड क्लास के डिब्बे में पहुंच ही गए, परंतु वहां उनके जो आशा, जो उम्मीद उन्होंने रखी थी
उसके जस्ट विपरीत उनके उस डिब्बे में प्राप्त हुआ और देखा कि एक सफेद वेशधारी एक नवाब साहब बढ़िया पलथी मारे हुए, है ना, बैठे हुए थे। उनके सामने 2 ताजा और चिकने खीरे रखे हुए थे। किनके सामने? जो नवाब साहब थे उनके सामने 2 ताजा और चिकने खीरे रखे हुए थे, जो लखनऊ स्टेशन से ही खरीदे गए थे। लेखक को देख करके, देखिए, जब उस नवाब साहब ने लेखक को देखा और देख करके नवाब साहब के चेहरे पर असंतोष के भाव नजर आने लगे। जब नवाब साहब ने उनसे बात करने में कोई उत्सुकता नहीं दिखाई, तो लेखक ने भी अपने आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। ठीक है, लेखक यशपाल जी वहां बैठे हुए थे और नवाब साहब उस यशपाल जी से बात करने में कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। तो लेखक भी भाई आत्मसम्मान है, जब अगला आदमी बात करने की कोई उत्सुकता नहीं दिखा रहा है तो लेखक भी अपनी आंखें चुरा ले। इसी समय लेखक यशपाल जी के मन में विचार आया और नवाब साहब को देखकर लेखक ने सोचा, क्या सोचा, कि शायद अकेले यात्रा करने के उद्देश्य से नवाब साहब ने 2nd क्लास का टिकट खरीदा होगा। लेखक ने विचार किया कि जैसे जिस प्रकार से लेखक एकांत और अकेले में अपना यात्रा करना चाहते थे, इसलिए 2nd क्लास का टिकट बुक किया उन्होंने। इसीलिए उन्होंने अपने मन में सोचा कि शायद नवाब साहब भी अकेले यात्रा करना चाहते रहे होंगे, इसलिए उन्होंने 2nd क्लास का टिकट खरीदा होगा और समय व्यतीत करने के लिए ये खीरे जो है खरीदे होंगे। और अब किसी साधारण व्यक्ति के सामने खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु को खाने में संकोच हो रहा होगा। ये बात लेखक ने अपने मन में सोचा। अचानक नवाब साहब ने लेखक से खीरा खाने को कहा। ठीक है, बैठे बैठे नवाब साहब ने खीरे खाने के लिए बोला। लेखक ने उनका यह भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा और उन्होंने धन्यवाद कहकर मना कर दिया कि जी नहीं, धन्यवाद आपका, परंतु हम खीरे नहीं खाएंगे। यह कहकर लेखक यशपाल जी ने खीरा खाने से मना कर दिया। अब कहानी आगे बढ़ती है। कुछ समय खिड़की से बाहर देखने के बाद नवाब साहब ने बर्थ के नीचे से लोटा निकालकर खीरों को लोटे के जल से धोया, अर्थात जहां पर नवाब साहब बैठे थे उसी बर्थ सीट के नीचे से लोटा निकाला और लोटे में जल था। उस जल से खीरे को उन्होंने धोया। फिर धुले हुए खीरे तौलिया से पोंछकर नवाब साहब ने जेब से चाकू निकाला और उस खीरे को उनके सिरे काटकर गोद कर झाग निकाला और एक एक फांक काटकर तौलिए पर करीने से सजा दिए। अर्थात नवाब साहब ने क्या किया कि उन्होंने खीरे को बढ़िया फांकी बना करके उसको काट करके बढ़िया तौलिए में सजा दिए।
इसके बाद उन्होंने उस पर जीरा, मिला, नमक, मिर्च इत्यादि उस खीरे पर बढ़िया डाल दिया। लेखक ने सोचा, अर्थात नवाब साहब की इस भाव भंगिमा से यह स्पष्ट था कि खीरे के स्वाद की कल्पना मात्र से ही उनके मुंह में पानी आ रहा था। आज भी ये मानव का स्वभाव होता है कि जब कोई वस्तु को वह देखता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है ना, उसके स्वाद का, है ना। बहुत अगर वह खट्टी वस्तु होगी तो आप देखे होंगे कि आपके मन जो है एकदम से जैसे खट्टे खाने के बाद चित्त विचलित हो जाता है, वैसा ही होने लगता है और आपके जिह्वा में पानी आ जाता है मुंह में। नवाब साहब ने एक बार फिर लेखक से खीरा खाने को पूछा, परंतु लेखक एक बार मना कर चुके थे, इसलिए आपने आत्मसम्मान का निर्वाह करने हेतु उन्होंने शुक्रिया कहा कि मेरा पेट कमजोर है, अतः आप ही खाएं। वही नवाब साहब ने दोबारा लेखक से पूछा कि भाई आप खीरा खाएंगे, परंतु लेखक ने एक बार उनको मना कर चुके थे कि हम खीरा नहीं खाएंगे, इसलिए दोबारा भी उन्होंने ना खाने का, कमज़ोर पेट होने का बहाना करके उनको खीरा ना खाने से मना कर दिया। नवाब साहब ने संतृष्ट आंखों से खीरे को देखा और खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास ली। ठीक है, उन्होंने खीरे को बड़े संतृष्ट आंखों से देखा और उसके पश्चात उन्होंने बाहर खिड़की की ओर देखकर दीर्घ निश्वास ली, खीरे की एक फांक उठाकर नाक के पास ले गए और उसको सूंघा, स्वाद के आनंद में पलके मुंद गए। मतलब ऐसा वहां पर दृश्य नाटकीय नवाब साहब दिखा रहे थे कि उस खीरे को जो है भाग को सूंघ करके और आनंद में उनकी जो पलकें हैं मुंद गई। मुंह में भरे हुए पानी को गले से नीचे उतारा और फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऐसा उन्होंने खीरे की सभी फांकों के साथ किया, अर्थात जितने भी खीरे की फांकें थी, जितने भी भागों में उस खीरे को काट करके रखा था, बार बार उसी प्रक्रिया के साथ लेखक नवाब साहब ने खीरे के साथ किया। इसके बाद तौलिए से हाथ और मुंह पोंछकर गर्व से लेखक को देखा, मानो कह रहे हों कि हम खानदानी रईसों का यही तरीका है। कहने का तात्पर्य यह है कि सामंती समाज, सामंती वर्ग का पतन तो हो रहा था, परंतु उनके बनावटीपन जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। वास्तविकता को वो स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। वे समाज में अपने अमीरी के दिखावेपन को बनाए रखना चाहते थे। इसी कारण से वो अपनी रईसी को दर्शाते हुए उन्होंने खीरे को केवल सूंघ करके मात्र अपने को संतुष्ट होने का बहाना करके खीरे को फेंक दिया। कहानी धीरे धीरे बढ़ी। इसके बाद जब सारी प्रक्रिया से निवृत्त हुए और बढ़िया तौलिए से मुंह पोंछ करके ऐसे लेट गए नवाब साहब जैसे पूरी प्रक्रिया ने मानो उनको कितना थका दिया हो। लेखक ने सोच रहे थे
कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने की सूक्ष्म और अमूर्त तरीके से क्या उदर पूर्ति संभव है। ऐसा विचार लेखक के मन में आया कि खीरे को सूंघ लिया और उसके बाद मन में संतुष्ट की कल्पना कर लेने से पेट भर जाता है, ऐसा लेखक के मन में विचार आया। इसी समय नवाब साहब डकार लेकर बोले कि खीर लजीज तो होता है परंतु पेट पर बोझा डाल देता है ना। उन्होंने कहा कि खीर जो है वो लजीज तो होता है परंतु पेट पर बोझ डाल देता है। इन सारी प्रक्रियाओं ने नवाब साहब द्वारा किए गए ऐसी प्रक्रियाओं ने लेखक यशपाल जी के ज्ञान चक्षुओं को खोल देता है और वे सोचने लगते हैं कि खीरे की सुगंध व स्वाद की कल्पना मात्र से पेट भरने की डकार आ सकती है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती है। अर्थात लेखक यशपाल जी ने सोचा कि यदि खीरे की फाक को देखने, सूंघने और मन में कल्पना कर लेने मात्र से ही अगर पेट की, उदर की पूर्ति हो सकती है, तो बिना विचार, बिना किसी घटना और बिना किसी पात्र के ही कहानी, नई कहानी को रची जा सकती है। ऐसा विचार लेखक यशपाल जी के मन में आया। यहीं से इस कहानी का अंत हो जाता है। इस प्रकार आपकी कहानी का अंत होता है। आपके नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। सभी स्टूडेंट्स एक बार इस कहानी को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। अगर कोई समस्या आती है तो उस पर विचार किया जा सकता है। हैव अ नाइस डे।